नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। मैंने आपसे वादा किया था कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जब आया था तो मैं एक वीडियो लेकर आया था। मैं कहा था कि 2023 में लगभग सारी शिफ्टों का एनालिसिस कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है और उससे मिलता जुलता प्रश्न कैसा बनेगा, ये मैंने आपसे कहा था मैं करवाऊंगा। और उसी श्रेणी में आज पहला क्लास है। 1 सितंबर 2023 को एमटीएस का एग्जाम हुआ था। पहली शिफ्ट का ये पेपर है। आप इस पेपर को बड़ी ही ईमानदारी से देखिए, 25 में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और नोट कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, प्रश्नों को नोट कीजिएगा और यकीन मानिएगा कि एसएससी का ये रूल है, वो 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आसपास से ही पूछती है। तो जितनी भी चीजें बताई जाए क्लासों में लेकर उसे तैयार रहिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा। और अंतिम में ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 25 में से कितना सही हुआ है। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लग रही है इसे आप जरूर बताइएगा। तो चलिए चीजें शुरू करें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच में किस राज्य ने में नहीं होगा, किस हाँ किस राज्य में नहीं आयोजित किए? यानी इन चार ऑप्शनों में से एक राज्य ऐसा है जहां पर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप नहीं हुआ, तो वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, फीफा फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप अगर बात करें, ये पहली बार कब हुआ? पहली बार तो ये पहली बार हुआ था 2008 में। कितने वर्षों 2 वर्षों में एक बार होता है। 2 वर्ष में एक बार होता है। एक बार होता है, क्या होता है, इसका आयोजन होता है। और 2022 का भारत में हुआ है। ये भारत के कई कई राज्यों के शहरों में हुआ है। 2 वर्षों में एक होता है, तो 2024 का कहाँ पर होगा? 2024 का अब ये आने वाले अलग एग्जामों के लिए है। 2024 का होगा डोमिनिकन गणराज्य में। डोमिनिकन गणराज्य में। इसके बाद अगर फीफा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए आपको, तो जैसे बात करें, फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? पहला वर्ल्ड कप, तो फीफा का पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में। और ये हुआ था उरुग्वे में। उरुग्वे जीता था। उरुग्वे में हुआ भी था, उरुग्वे जीता था। और अर्जेंटीना उप विजेता था। अर्जेंटीना उप विजेता था। ये बात हो रही है 1930 को, जब पहली बार फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, बात करें फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी संस्था। बात करें इसका स्थापना कब हुआ, फीफा का, तो इसकी स्थापना हुआ 21 मई सन 1904। अगर ये संस्था इसका स्थापना हुआ तो इसका मुख्यालय भी होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है, अगर आपको पता हो, तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बात करें इसका पूरा नाम क्या है, यानी फीफा का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म का नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन।
फुटबॉल का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और बात करें, अगर आपको पता हो, 2022 का कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित हुआ। कतर में आयोजित हुआ। कतर में आयोजित हुआ। और याद रखिएगा यहाँ पर किसने जीता? यहाँ पर जीत किसको मिली? तो याद रखिएगा यहाँ पर अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना। और ये टोटल 3 बार जीत चुका है। आप मुझे बताइए उप विजेता कौन बना? आप बताएंगे उप विजेता कौन बना? 4 सालों में एक बार इसका वर्ल्ड कप होता है। 2022 का ये कतर में हुआ है, तो 2026 का ये कहाँ पर होगा फीफा का वर्ल्ड कप? 2026 का तो याद रखेंगे 2026 का होगा। 2026 का ये कहाँ होगा? 2026 का कनाडा। कनाडा, मैक्सिको, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। चलिए चला जाए दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह, यहाँ पर डैश है, भारतीय चंद्रमा डैश जाती है कि पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो याद रखिएगा कब मनाई जाती है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन। प्रश्न को ध्यान से समझिए, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा मनाई जाती है कि पूर्णिमा की किस दिन मनाई जाती है? तो याद रखेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बात सिख धर्म की हो रहा है, तो याद रखेंगे सिख धर्म। सिख धर्म। बात करें सिख धर्म के संस्थापक कौन है? जवाब आ जाना चाहिए आपका। सिख धर्म के संस्थापक का नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। बात करें सिख धर्म में कुल धर्म गुरुओं की संख्या। सिख धर्म में कुल धर्म गुरु की संख्या कुल धर्म गुरु की संख्या कितनी, यानी टोटल कितने धर्म गुरु हुए हैं? तो याद रखेंगे टोटल कितने धर्म गुरु हैं? 10 धर्म गुरु। और बात करें 10 धर्म गुरु कौन कौन से हैं, तो पहले हैं गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव। दूसरे हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। तीसरे हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। चौथे हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास। पांचवें हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। छठे हैं हरि गोविंद, यहाँ पर हैं गुरु हरि गोविंद। गुरु हरि राय। गुरु हरि राय और गुरु हरि किशन और गुरु तेग बहादुर। अब आपसे पूछा जाता है कि किसने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था? जो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है आदि ग्रंथ, तो गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था। खालसा पंथ की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखेंगे खालसा पंथ की शुरुआत। खालसा पंथ की शुरुआत किए थे। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कौन सिख धर्म गुरु नहीं है, तो याद रखिएगा सिख धर्म गुरु ये 10 हैं। आगे चला जाए और आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? कौन सा आंदोलन था जो बंगाल में स्थापित किया था? तो याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन आंदोलन, जो बंगाल में स्थापित किया गया था। ये मिशन 1897 में। और इस मिशन के जो संस्थापक थे, संस्थापक तो रामकृष्ण, रामकृष्ण
परमहंस, रामकृष्ण मिशन परमहंस। और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी। अगर आप बता पाए, जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना, तो याद हो, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। और किसने स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ये हुआ था 1867 में, और किए थे यमजी रनाडे, यमजी रनाडे। बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ? प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ 1867 में, ये दोनों 1867 में। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं, नहीं नहीं इन्हें छोड़ दिया जाए, एक बार लिख लीजिएगा इनके संस्थापक कौन हैं। उसके बाद बात करें वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1815 में। फिर बात करें आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, फिर ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तो याद रखेंगे, बात ध्यान से समझिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में, और वेदांत कॉलेज की स्थापना हुआ 1825 में, और आत्मीय सभा की स्थापना हुआ 1815 में। और इन तीनों सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय। मेरी बात ध्यान से समझिए। रामकृष्ण मिशन बंगाल में स्थापित हुआ था, स्थापना 1867 में, संस्थापक रामकृष्ण परमहंस। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा शब्द ऐसा है इन चार में से जो तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, कौन सा? तो वह पेनाल्टी कॉर्नर, ये हॉकी का है। ये किसका शब्द है? हॉकी का। बाकी सब तैराकी से संबंधित है। आगे चला जाए। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका जवाब कौन सा होगा? तो इसका जवाब होगा सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। मेरी बात ध्यान से समझिए। स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? पहली बात तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये देश के चार महानगरों को, चार महानगरों को एक सड़क से जोड़ना, एक सड़क से जोड़ना। देश के चार महानगरों को किस सड़क से? एक सड़क से जोड़ना। अच्छा, वो चार महानगर कौन कौन से हैं? अगर आप चारों महानगर के नाम लिखने चाहें तो लिख लीजिएगा। एक दिल्ली, एक दिल्ली। दूसरा है आपका कोलकाता, कोलकाता। तीसरा है आपका चेन्नई, चेन्नई। और पांचवा है आपका क्या? मुंबई। गलियारा क्या होता है? ये दो दिशाओं को जोड़ता है, गलियारा। तो अगर बात करें पूरा पश्चिम गलियारा कौन सा, अगर आप समझ पाए, जैसे भारत में दो गलियारे हैं, भारत में दो गलियारे हैं, दो गली, ये वो गलियारे हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के दौरान बने थे। कौन कौन से गलियारे हैं अगर आप ध्यान दें? एक गलियारा का नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये कहां से कहां तक है? तो याद रखेंगे ये श्रीनगर से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहां तक? कन्याकुमारी तक है। अच्छा, इसकी जो दूरी है वो दूरी कितनी है? दूरी है 3806 किलोमीटर। दूरी कितनी? 3806 किलोमीटर। अगर बात करें दूसरा कौन सा है,
दूसरा गलियारा, तो दूसरा गलियारा है पश्चिम से पूरब गलियारा, पश्चिम से पूरब गलियारा। और ये कहां से कहां तक है? तो पश्चिम में गुजरात के कहां से? पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक है। गुजरात के पोरबंदर से असम से सिलचर तक है। और इसकी जो दूरी है वो दूरी है, याद रखेंगे, 3707 किलोमीटर। 3708 किलोमीटर। अब इसे 3700 कर लीजिए, इसकी दूरी कितनी है? 3700 किलोमीटर। टोटल 3707 किलोमीटर है, लेकिन 3700 आप कर लीजिए। इसके अलावा बात करें, अगर आप ध्यान दे पाए, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा और पश्चिम पूरब गलियारा, पश्चिम पूरब गलियारा, गलियारा एक दूसरे को, एक दूसरे को झांसी, झांसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। झांसी में काटते हैं, दोनों कहाँ काटते हैं एक दूसरे को? झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देखा जाए कि कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यानी कमलेश्वर उस राइटर का नाम है, और इन्हें किस रचना के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखेंगे कितने? पाकिस्तान के लिए। अब बात कर रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, ध्यान से समझिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्या रखेंगे? 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उनमें दी जाती है। और दो भाषाएं जो हैं, उन दो भाषाओं में एक भाषा शामिल है आपकी, आपको पता हो, इंग्लिश, और एक भाषा है आपका राजस्थानी। इंग्लिश और एक भाषा क्या है? राजस्थानी। साहित्य अकादमी पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है? इसमें राशि मिलती है 1 लाख रुपए। राशि कितनी मिलती है? 1 लाख रुपए। पहली बार कब मिला? पहली बार, तो पहली बार 1955 में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। इनकी कौन सी रचना थी? तो बहुत फेमस है, हिम तरंगिणी रचना। हिम तरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। अगला पुरस्कार देखा जाए, अगला प्रश्न क्या करे, इसका जवाब आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से किस संगीतकार समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? मई 2023 का प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का है। चार में से वो कौन सा ऑप्शन है जिन्हें भारत रत्न मिला है? पंडित रविशंकर और भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला है। अगर भारत रत्न की बारे में बात करें, भारत रत्न के बारे में, तो इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत, तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत हुई 1954। 1954, 1954 में किसको मिला? 1954 में 3 लोगों को मिला। 1954 में 3 लोगों को प्राप्त हुआ। 3 लोगों को प्राप्त हुआ। अच्छा, वो 3 लोग कौन हैं जिन जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे उसमें से एक नाम आता है चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य, चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। दूसरा नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
और तीसरा नाम आता है, अगर आपको पता हो, सीवी रमन। सीवी रमन। बात करें भारत रत्न बंद कब हुआ, बंद हुआ, तो ये बंद हुआ था 1977 में। 1977 में इसे उस समय की जनता पार्टी ने क्या किया था, बंद कर दिया गया था। अगर इसके अलावा पूछे, ये 2024 में कितने लोगों को दिया गया, 2024 में 5 लोगों को प्राप्त है, 5 लोगों को प्राप्त। 2024 में किस किस को मिला, 5 लोगों को प्राप्त है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला है 2024 में ही। 2024 में ही अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को ही मिला है 2024 में। कर्पूरी ठाकुर बिहार के, उन्हें मिला है। पीवी नरसिम्हन राव को मिला है। और चौधरी चरण सिंह भी इसमें शामिल है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। बात किया जाए आगे, रानी मचाइया एक लोक नर्तक हैं, जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये किससे लिए इन्हें दिया गया है, तो किसके लिए दिया गया, कोई बताएगा। रानी मचैया एक लोक नर्तकी हैं, जिन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखा जाए एक बार, इन्हें दिया गया था उन्माद के लिए। नवा क्या है, नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है। अगला प्रश्न, नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा नील नदी द्वारा बहाया गया पानी भूमध्य सागर में जाता है। बात करें नील नदी की, नील नदी, तो क्या मुझे बता सकते हैं ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, जी हाँ, सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर आपसे बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी चौड़ी और बहाव की दृष्टि से कौन है, तो वह है अमेजन नदी। चौड़ी और बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और बात करें विश्व की केवल सबसे लंबी नदी, तो है नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कितनी, 6650 किलोमीटर। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम तो याद रखेंगे विक्टोरिया झील से। उद्गम कहाँ से होता है इसका, विक्टोरिया झील से। और गिरती कहाँ पर है, गिरती कहाँ पर है, तो याद रखेंगे भूमध्य सागर में। गिरती कहाँ पर है, भूमध्य सागर में। और यही प्रश्न में पूछा गया है कि बहाया गया पानी कहाँ जाता है, तो भूमध्य सागर में जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य एवं शक्तियां। बी, ऑप्शन बी सही। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नियुक्ति के लिए शक्तियों के कर्तव्य और उनकी शक्तियों से यह संबंधित है। अब बात ध्यान से समझिए, सी ए जी, इन्हें बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन्हें क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, इनको लेकर क्या कहा जाता है, अनुच्छेद इनके लिए जो है वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। बात करें, इन्हें धन का रक्षक बोला जाता है, धन का रक्षक कहते हैं, धन का रक्षक कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि इनके लिए क्या है, कार्यकाल इनका कितना है, कार्यकाल, कार्यकाल इनका या तो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए, या तो इनकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाए। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें बदल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा नदी टांग्सपो के नाम से भी जानी जाती है, यानी इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जिसे टांग्सपो के नाम से भी जानते हैं, तो कौन सी नदी है, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। और कमेंट बॉक्स में करके आप जरूर बताइए आप तक का आपका प्रश्न कितना सही हुआ। ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना एक प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
इस चैनल पर 2023 में जितने भी एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों की व्याख्या इसी हिसाब से कर दी जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ पर होता है, उद्गम, तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के आसपास, मानसरोवर, मानसरोवर झील के आसपास तिब्बत के क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। बात करें इसके नाम को लेकर कई प्रश्न बनते हैं। नाम कौन से प्रश्न, जैसे अगर बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, नाम अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर बात करें असम में किस नाम से जानी जाती है, फिर बात करें बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। तो इसे अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग, दिहांग। असम में इसे मूल नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र, असम में कौन सा नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना, बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा पद्मा के साथ जब मिलती है तब इसके संयुक्त रूप को मेघना कहा जाता है, और उसी पर एक डेल्टा बनता है सुंदरवन का डेल्टा, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल में बनता है। इसके अलावा ध्यान रखें, इन्हें तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में क्या बोला जाता है, तिब्बत में, तिब्बत में बोलते हैं यरलुंग सांगपो, यरलुंग सांगपो, तिब्बत में यरलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तो कौन सी नदी है जो त्सांगपो या यरलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे बात किया जाए, संविधान अनुसूची जनजाति आदेश विधेयक 2022 के नारी कोरवन और कुरी विकरण समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया, तो ये 2022 के करंट के हिसाब से था तमिलनाडु, तो इस समय इस प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, बहुत अच्छा प्रश्न, इसका जवाब आप बताएं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड से बैंक, डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता या हस्ताक्षर की ऐसी कोई बात नहीं है। डेबिट कार्ड से बैंक खाते से सीधे पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड एक निश्चित सीमा तक उधार लिया जा सकता है। डेबिट कार्ड पर ब्याज दर क्रेडिट कार्ड से अधिक, ऐसी कोई बात नहीं, ये सही है। डेबिट कार्ड से बैंक खाते से सीधे पैसे निकाले जा सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक आप क्या ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्या प्रश्न कह रहा है, रोशन कुमारी, सोमना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया का संबंध किससे है, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखेंगे कथक। अगर बात करें कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या, कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे एक हो गया आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। दूसरा हो गया आपका कथकली, कथकली। तीसरा हो गया मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। चौथा हो गया आपका सत्रिया। पांचवा हो गया कथक या कथक। छठा हो गया मणिपुरी, ये देखें, छठा मणिपुरी है। सातवां उड़ीसी है। आठवां कुचिपुड़ी है, कुची।
अब बात ध्यान से समझिए। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। कथक कहाँ? या तो आपको ऑप्शन में उत्तर भारत मिलेगा, हाँ उत्तर भारत ही मिलता है, या तो मणिपुरी, पता ही चल गया मणिपुर का है। उड़ीसी, ये भी पता चल गया उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी नाट्य शास्त्र से मिलती है, और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। चार वेद आप नाम सुने होंगे, तो पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। इतना याद रखें। फिर अगले प्रश्न पर चला जाए। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना एमजी रनाडे और जी जोशी ने की थी? एमजी रनाडे, तो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया है, पूना सार्वजनिक सभा। आगे चला जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? यानी अनुच्छेद 44 क्या है? तो अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। कहाँ है ऑप्शन में? समान नागरिक संहिता। याद रखिएगा, संविधान भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसी में एक आता है 44, जो किससे संबंधित? समान नागरिक संहिता। और इसके बाद अगला प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बहुत आसान, ये तो जीडीपी है। किसी एक सीमा के अंदर मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था के वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से जीडीपी, जीडीपी को कहा जाता है। पृथ्वी के भूपटल में सातवीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है, जो मध्यकालीन लैटिन शब्द किससे बना है? कैलियम। मध्यकालीन लैटिन शब्द किससे बना है? तो अगर आपको पता हो तो ये किससे बना है? कैलियम का क, तो क किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम को। किसे? पोटेशियम। पोटेशियम। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन किसकी है? चीन की। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सिंघवी। और तमिल भी बोली जाती है। श्रीलंका में सिंघवी और तमिल। भूटान में जो भाषा बोली जाती है उसे बोलते हैं जोंगखा। जोंगखा भाषा राष्ट्रीय भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज। अफगानिस्तान में पश्तो बोली जाती है। इसके अलावा अगर बात करें चीन में मंदारिन, बात करें कि मालदीव में क्या, मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालदीव में दिवेही। बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदीव की जो भाषा है कौन सी? दिवेही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है, नेपाल में नेपाली बोला जाता है, म्यांमार में बर्मा भाषा बोला जाता है। फिर भारत के पड़ोसी देशों की भाषा। इसके बाद आगे चला जाए। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले की डैश प्राचीर से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। किसके ऊपर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? इंडिया गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट या लाहौरी गेट? तो जवाब क्या होगा? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जवाब गलत है। जवाब इसका जो सही है वो है लाहौरी गेट। अब ये कैसे समझे? दिल्ली का लाल किला का जो दरवाजा है उसका जो मुख खुलता है वो लाहौर की तरफ खुलता है, और उस पर जाने के बाद जब फैलाया जाता है तो उस गेट को लाहौर की तरफ खुलने की वजह से बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में पड़ गया, जिस वजह से उस लाहौरी गेट कहा जाता है। तो जहां पर ये प्राचीर फैलाया जाता है, और तब से लेकर आज तक वो परंपरा बन गई कि 15 अगस्त के दिन वो फहराया ही जाता है। तो लाहौरी गेट से फहराया गया। इसके बाद अगले प्रश्न पर देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। यक्षगान एक लोक नृत्य है
जो किस राज्य का है? यक्षगान कर्नाटक का। कर्नाटक के लोक नृत्य में अगर बात करें, लोक नृत्य में, तो एक है ढोलू, डोलू, डोलू डोलू, ढोलू नहीं, डोलू। कौन सा? डोलू, डोलू नृत्य। और एक नृत्य है पारिजात। कौन सा नृत्य? पारिजात नृत्य। केरल का जो नृत्य है कथकली, कथकली केरल का नृत्य है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। हरियाणा में गुग्गा नृत्य, गुग्गा नृत्य। धमाल नृत्य, धमाल नृत्य। बात करें हरियाणा में फांगफुई नृत्य, फांगफुई नृत्य। और फिर उसके बाद हरियाणा में एक नृत्य होता है जिसका नाम है झूमर नृत्य। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। और इसी राजस्थान में एक होता है गणगौर नृत्य, गणगौर नृत्य। गणगौर उत्सव भी राजस्थान में होता है। बात करें कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य। आप एक गाना सुने होंगे, दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, वहां पर जो नृत्य पेश किया गया है वो कठकली नृत्य ही है शुरुआती समय में। ये वो नृत्य है जो अलग अलग राज्यों में पूछे जाते हैं। भीतरगांव का ईंट मंदिर किस राज्य में है? भीतरगांव का ईंट मंदिर किस राज्य में है? तो भीतरगांव का जो ईंट मंदिर है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अगर कुछ मंदिर की बात करें, जैसे खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? इसके बाद बात कर दे, कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? विदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? विदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? विदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? इसके बाद बात करें, लिंगराजन मंदिर कहाँ पर है? लिंग राजन मंदिर कहाँ पर है? लिंगराजन मंदिर कहाँ पर है? फिर बात करें, बहुत फेमस मंदिर है, कटरा में है, उसका नाम क्या है? वैष्णो माता मंदिर कहाँ पर है? वैष्णो माता मंदिर कहाँ पर है? खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर है? खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर है? खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरी माला मंदिर कहाँ पर है? तो एक बार देखा जाए कौन सा मंदिर कहाँ। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? असम में। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। विदेश्वर और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। लिंगराजन मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। लिंगराजन मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वैष्णो माता मंदिर कहाँ पर है? कश्मीर में है, कश्मीर में है, कटरा के आसपास में। खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर? राजस्थान में है। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में। सबरीमाला मंदिर के प्रांगण में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए? तो याद रखेंगे 11,000 रन। कितने रन पूरे करने वाले भारतीय बने हैं? तो एक चीज याद रखिएगा, 11,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बने विराट कोहली। विराट कोहली। तो याद रखिएगा, विराट कोहली में इनका टी20 डेब्यू किस देश के खिलाफ हुआ था? तो टी20 इनका जो डेब्यू हुआ था वो हुआ था 2010 में। और जिस देश के खिलाफ हुआ था उस देश का नाम था जिम्बाब्वे। किस देश के खिलाफ हुआ था? जिम्बाब्वे देश के खिलाफ। विराट कोहली का उपनाम पेपर में खूब पूछा जाता है, इनका कौन कौन सा उपनाम है विराट कोहली का? तो याद रखेंगे, विराट कोहली के उपनाम है जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक इनका नाम है चीकू। कौन सा नाम है जो पेपर में खूब पूछा जाता है? तो एक इनका नाम क्या है? चीकू। चूकू के बाद एक दूसरा नाम है इनका रन मशीन।
दूसरा नाम क्या है इनका? रन मशीन। इसके बाद बात करें T20 के रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? T20 के रिकॉर्ड, T20 के रिकॉर्ड, इन्होंने सबसे तेज, बैट्समैन है तो रन ही बनाएंगे, विकेट तो लेंगे नहीं। सबसे तेज इन्होंने 1000 रन बनाए हैं, सबसे तेज T20 में 5000 रन बनाए हैं, सबसे तेज T20 में 10,000 रन बनाए हैं, और सबसे तेज T20 में 11,000 रन बनाए हैं। और प्रश्न यही पूछा है कि विराट कोहली ने T20 के इतिहास में कितने रन पूरा करने वाले, तो याद रखिएगा 11,000। इसके बाद बात करें इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है ड्राइवन। इनकी बुक का क्या नाम है? ड्राइवन। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो ये हैं कैमिलो गॉल्जी। विलियम्स हार्वे का जनक, ये किस रक्त परिसंचरण के जनक कहे जाते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कौन बोले जाते हैं? विलियम्स हार्वे बोले जाते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रेकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से हैं? तो कौन है वो? क्या रखेंगे? आयुष्मान खुराना। कुछ बुक है जो पेपर में खूब पूछी जाती है, जैसे एक बुक है पंचतंत्र। पंचतंत्र बुक किसकी है? एक बुक है यामा, यामा बुक किसकी है? एक बुक है जो पेपर में पूछी जाती है, अगर आपको पता हो, विक्टी सिटी, विक्टी सिटी। एक बुक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। एक बुक है बिलीव, एक बुक कौन सी है? बिलीव, एक बुक है बिलीव। उसके बाद एक बुक है मिस्टर फनी बोन्स, मिस्टर फनी बोन्स बुक किसकी है? फिर उसके बाद एक बुक आती है एग्जाम वॉरियर, बुक किसकी है? एग्जाम वॉरियर बुक किसकी है? पेपर में पूछी गई है प्रिंसिपिया बुक किसकी है? प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया बुक किसकी है? प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया बुक किसकी है? एक बुक पूछी गई है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? एक बुक है जो पेपर में खूब पूछी जाती है, जिस पर 3 बार बॉलीवुड मूवी बन चुकी है, देवदास, शाहरुख खान वाली। देवदास पुस्तक किसकी है? एक है बहुत बचपन में खूब चर्चा में का विषय बनी थी, चंद्रकांता, चंद्रकांता बुक किसकी है? आप याद रखेंगे। अगर बात करें पंचतंत्र, ये पुस्तक है विष्णु शर्मा की। किसकी? विष्णु शर्मा की। यमा किसकी है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की, पेपर में खूब पूछी गई। विक्टी सिटी पुस्तक किसकी है? सलमान रुश्दी की, सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ थिंक भी इन्हीं की है। नहीं नहीं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की, विशाख दत्त की। बिलीव किसकी है? ये पुस्तक है सुरेश रैना की, सुरेश रैना की। और बात करें मिस्टर फनी बोन्स पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना की। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी की। प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी है? न्यूटन की, प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन की। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? चाणक्य की, चाणक्य या कौटिल्य, कुछ भी कह लीजिए, चाणक्य या कौटिल्य की। बात करें देवदास पुस्तक किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। और याद रखिएगा, बात करें चंद्रकांता पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है आपके लिए होमवर्क में, ये पुस्तक आपके लिए है किसमें? होमवर्क में। और याद रखिएगा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं जब अगली क्लास में, तो आपको ये सारा डाटा तैयार होना चाहिए। बहुत जल्द हम
ईएमटीएस के सारे शिफ्टों को एनालिसिस करवा के ख़त्म कर देंगे। और चैनल पर पहली बार है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।